इस वीडियो में हम और आप जानेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन जिसको आप बिल्कुल छोड़ नहीं सकते बिकॉज ये सारे ही क्वेश्चन आपके PYQs हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। अगर आपसे पेपर में पूछता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सरफेस गिवन है, उस सरफेस से अगर हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। और मान लिया कि मैंने जो प्लेट है हमारी पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, तो हमें पता होना चाहिए कि पॉजिटिवली चार्ज प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। कैसे है, सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो जब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही होती है परपेंडिकुलरली थ्रू द सरफेस, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई ई होता है और इसको बोलते हैं फ्लक्स। और ये होता है प्रोडक्ट किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया के। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो ये जो ध्यान रख लेना कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी पास परपेंडिकुलरली थ्रू अ गिवन एरिया। फॉर्मूला क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। अगला टर्म्स हमारे सामने आता है इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो जैसा कि नाम में बता रहा है इक्वी पोटेंशियल मतलब इक्वल पोटेंशियल है। तो ये बेसिकली एक ऐसा सरफेस होता है जहां पे सरफेस के हर एक पॉइंट पर क्या होता है, सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। उसे बोलते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के पॉइंट क्या है, यहां पर जो ये दे रखा है ना इक्वी पोटेंशियल हमारे पास सरफेस, ये हमारे पास इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। ये क्या करता है, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करता एक दूसरे के साथ, मतलब कभी भी ऐसा काम नहीं होता है। ये हमारे पास दूसरे पहला सरफेस था, दूसरा सरफेस था, कभी इंटरसेक्ट नहीं करता। तो यहां पर लिखा गया है इक्वी पोटेंशियल सरफेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करता है। दूसरी समझने वाली चीज क्या है कि ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज क्या था, एक हमारे पास चार्ज पार्टिकल था, उससे क्या निकल रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही थी जैसा कि आपको दिख रहा है। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या ड्रॉ कर रखा है, ये इक्वी पोटेंशियल सरफेस बना रखी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके क्या है, परपेंडिकुलर है। कैसा है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यहाँ पर यही पॉइंट लिख रखा है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस परपेंडिकुलर होती है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर क्या लिखी गई है कि यहां पर जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि यहां पर क्या पोटेंशियल सेम है। पोटेंशियल का सिंबल क्या होता है, पोटेंशियल का सिंबल V होता है। जब V मेरा सेम है तो V और VB अगर सेम हो जाएंगे, सपोज किया मैंने यहाँ पर 5 वोल्ट है, दूसरा माइनस का 5 वोल्ट है, दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना आएगा, 0 ही तो आएगा। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में कह दिया कि पोटेंशियल क्या है, सेम है। और जब सब्ट्रैक्शन करने वाले डेल्टा V इक्वल टू क्या होता है, V है माइनस का VB W/Q। जब सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना देगा, 0। दैट इज हम लोग कहते हैं यहाँ पर जो वर्क डन आएगा वो भी कैसा आएगा, 0 आएगा। बिकॉज ये 0 हो गया, देखो ये हो गया डेल्टा V हो गया कितना, 0 हो गया। डेल्टा V 0 कैसे किया, पोटेंशियल सेम हो गया। पोटेंशियल जब दोनों का सेम हो जाएगा तो डेल्टा V 0 आ जाएगा। डेल्टा V अगर 0 आ गया तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस Q को उधर भेजेंगे तो W भी कितना आ जाएगा, यहाँ पर W भी आ जाएगा 0। तो दैट इज हम लोगों ने लिख रखा है वर्क डन इन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कितना होता है, 0 होता है। बात समझ में आ गई ना आपको। अगला हमारे सामने आता है कि अगर हमें पूछता है कि ड्रॉ द इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस फॉर, आपसे पॉइंट चार्ज के लिए पूछेगा, नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए पूछेगा, या फिर 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस के लिए पूछेगा। तो इक्वल अपोजिट का मतलब हो गया इनका मैग्नीट्यूड सेम है। तो ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये प्लस का ही बस माइनस का, प्लस माइनस का फर्क है, बाकी मैग्नीट्यूड इसका क्या है, सेम है यहाँ पर। तो बनाना कैसे, इसको ध्यान से एक बार बस देख लो, ऐसा जिसमें कुछ हार्ड नहीं है। जब भी आपको पता होना, जब भी आपके पास पॉजिटिवली चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव में क्या आती है, उसके इंटर करती है। पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव में इंटर करती है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है और नेगेटिव में देखो एंटर कर रही है। देखो नेगेटिव में टूवर्ड द नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर अवे फ्रॉम द नेगेटिव चार्ज है। इस डायग्राम को अगर क्लियरली आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकली है और नेगेटिव में जाकर टर्मिनेट हो गई है। तो यही बात मैं समझाना चाह रहा हूँ कि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, नेगेटिव में जाकर समाप्त हो जाती हैं। तो अगर हमारे पास दोनों सेम टाइप के चार्जेस होंगे तब क्या होने वाला है, ऑब्वियसली दोनों रिपेल करेंगे। जब रिपेल करेंगे तो हमें समझ में आता है कि यहाँ पर दोनों पास तो नहीं आने वाले हैं। दैट मीन्स पॉजिटिव से मैंने आपको कहा कि पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती, तो यहाँ पर निकलते हुए दिखा, यहाँ पे निकलते हुए दिखा। यहाँ पास में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, बीच में सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 0, बिकॉज एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। तो इस तरीके से आपको डायग्राम बनाना है, तो उसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पेपर में पूछता है गॉस थ्योरम क्या होता है। तो जब भी हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होता है, उस क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है वो होता है 1/ε0 टाइम्स के, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम कहते हैं। तो सिंपली यही लिखा है, द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज बाय द सरफेस, उसे हम लोग बोलते हैं गॉस थ्योरम। तो ये उसका फॉर्मूला है, उसको अच्छे से मेंशन कर दीजिएगा। अगला हमारे सामने आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं, ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अगर हम लोग उसका क्या ले ले, एवरेज वेलोसिटी ले लेते हैं, जो कि क्या करते हैं फिर पॉजिटिव एंड की तरफ क्या करते हैं, ड्रिफ्ट करा करते हैं। ड्रिफ्ट का मतलब मूव करा करते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ऑब्वियसली बात है ना, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है। तो यू मस्ट नो कि पॉजिटिव एंड है, नेगेटिव एंड है, तो प्लस से क्या निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से निकलती है,
पॉजिटिव एंड से करंट भी कहाँ से कहाँ जाती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यू मस्ट नो कन्वेंशनल जो करंट होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यही सारी बातें लिख रखी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन इनटू रिलैक्सेशन टाइम। नेक्स्ट हमारे सामने आता है किरचॉफ्स रूल। तो किरचॉफ्स में 2 लॉ होते हैं मेरे पास, फर्स्ट लॉ होता है और सेकंड लॉ। तो यहाँ पर आपसे पेपर में पूछता है किरचॉफ का पहला दूसरा नियम किस पर बेस्ड है। तो पहला नियम किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। दूसरा नियम किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। अब सवाल है इसको याद कैसे करोगे। तो पहला नियम को हम लोग बोलते हैं किरचॉफ्स करंट लॉ। इसको हम क्या बोलते हैं, किरचॉफ करंट लॉ का मतलब हो गया, यहाँ पर देखो हमारे पास ये जंक्शन था, जंक्शन पर आने वाली करंट बराबर होती जंक्शन से जाने वाली करंट। तो जैसे यहाँ पर I1 करंट था, ये I2 करंट था, ये I1 था, ये I2 था, तो ये मान लिया मैंने I3 था और ये I4 था। तो भाई साहब ने बोल रखा है कि I1 प्लस I2 एंड दिस इज इक्वल टू I3 प्लस I4। ये क्या था, किरचॉफ का पहला लॉ यही था, नंबर ऑफ इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। तो यहाँ पर पहला नियम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ होता है। तो यहाँ सी से क्या याद करोगे, सी से चार्ज याद कर लेना। तो किरचॉफ का पहला नियम किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। डेफिनेशन पूछेंगे तो डेफिनेशन भी आराम से लिख लेना कि नंबर ऑफ इनकमिंग करंट एट द जंक्शन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ आउटगोइंग करंट एट द जंक्शन। ठीक है। सेकेंड लॉ को हम लोग क्या बोला करते हैं, सेकेंड लॉ को बोलते हैं केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर होता क्या है, जंक्शन के अराउंड जो होता है अलजेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 हो जाता है। तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेज क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। इसको हम लोग बोलते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये किस पर बेस्ड है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। तो ये चीज ध्यान रख लेना, पहला नियम चार्ज पर बेस्ड है, दूसरा नियम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। याद कैसे करोगे, यहाँ पर सी लिखा है, दैट मीन्स ये चार्ज पर बेस्ड है, और दूसरा वाला ऑटोमेटिकली किसका हो जाएगा, एनर्जी का हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछते हैं बायो सेवर्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म बता दो। तो वेक्टर फॉर्म भाई साहब यहाँ लिख रखा है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। अगली डेफिनेशन हमारे सामने आती है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, सिंपल सा काम एक करते हैं, अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल ले लें किसका, मैग्नेटिक फील्ड का अराउंड अ क्लोज लूप। तो यहाँ नाम में देखो सब कुछ डेफिनेशन में ही है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन अ क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट इन द लूप। तो कहने का मतलब इसको बोलेंगे नेट करंट। ये होता है एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। तो सारा खेल डेफिनेशन में ही है, अगर इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया तो सारा कुछ ये जो लिखा गया है वही चीज यहाँ पर भाई साहब लिखा गया है। क्या है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, अराउंड अ क्लोज लूप इज इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट प्रेजेंट इन अ क्लोज लूप। आई होप सो कि समझ में आ गया होगा। अगर हम बात करें वेव ऑप्टिक्स की, तो वेव ऑप्टिक्स में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज आता है वो आता है हाइगेंस प्रिंसिपल, और द सेकंड थिंग इज वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट क्या होता है, तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेम फेज। ऐसे पार्टिकल का कलेक्शन होता है जो कि सेम फेज में क्या कर रहे होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं वेव फ्रंट। वेव फ्रंट हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हो रहे होते हैं, स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है और सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट भी हो रहे होते हैं। तो फिलहाल हमें बात करनी है डेफिनेशन की। तो यहाँ पर आप डेफिनेशन अच्छे से रखना, बिकॉज पेपर में कई बार पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं। उसके बाद आता है हाइगेंस प्रिंसिपल क्या होती है, इनके 3 मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, अब इसको समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट आता है वो क्या लिखा गया है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेवफ्रंट एक्ट एज अ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। कहोगे सर कुछ समझ तो आया नहीं। तो जैसा कि मैंने मान लिया, हमारे पास दे रखा है प्राइमरी सोर्स, मान लिया ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी सोर्स है। क्या है, प्राइमरी सोर्स है। यहाँ पर मेरे पास क्या है, ये पहला हमारे पास मैंने एक लेयर बनाया, इस लेयर का हम लोग क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे प्राइमरी वेव फ्रंट बोलने होंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब इस प्राइमरी वेव फ्रंट भी क्या करने वाले हैं, मेरे पास डिफरेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या है, प्राइमरी वेव फ्रंट पे डिफरेंट पॉइंट्स हैं। अभी जो सारे पॉइंट्स हैं ये कर क्या रहे होते हैं, इस तरीके से मेरे पास बना रहे होते हैं वेवलेट्स। इस वेवलेट्स क्या बोलते हैं हम लोग, सेकेंडरी वेवलेट्स बोलते हैं। इस तरीके जो हमने गोला गोला बनाया है ये दरअसल क्या ये है, सेकेंडरी वेवलेट्स हैं। अब इस सेकेंडरी वेवलेट्स अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर दे, क्या कर दे, टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो ये टेंजेंट होगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी वेव फ्रंट्स बोलते हैं। सेकेंडरी क्या कहते हैं, वेव फ्रंट्स बोला करते हैं। अब इस डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, भी सारी बातें आपको समझ में आएगी। अब ध्यान से पढ़ना, देखना क्या लिखा गया है, एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट। तो ये था गिवन वेव फ्रंट जो कि मैंने यहां लिख रखा ना, ये था गिवन वेव फ्रंट। एवरी पॉइंट ऑन अ गिवन वेव फ्रंट एक्ट एज अ न्यू डिस्टर्बेंस कॉल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये था हमारे पास, यहां देखो क्या था, ये न्यू डिस्टर्बेंस काम कौन कर रहा था, ये सारे क्या कर रहे थे, न्यू डिस्टर्बेंस के काम कर रहे थे। और ये क्या थे, सारे ये थे सेकेंडरी वेवलेट्स। क्या थे, सेकेंडरी गोले गोले क्या है, ये सब सेकेंडरी वेवलेट्स हैं।
उसके बाद सेकंड पॉइंट पढ़ो, दिस सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल्स विद द स्पीड ऑफ लाइट इन ऑल द डायरेक्शंस इन द गिवन मीडियम। जो सेकेंडरी वेवलेट्स होते हैं, जो गोला गोला बना रखा है ना, ये सारे क्या करते हैं, ऑल द डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है, देखो आगे भी पीछे भी लेफ्ट और राइट सब तरफ से मूव कर रहे हैं। इससे क्या समझ में आता है कि सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल कर रहे होते हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है बता दो भाई, स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझ में आता है। ये देखो मेरे पास सेकंड गोले गोले क्या था, सेकेंडरी वेवलेट्स थे। इनको जो सरफेस टच कर रहा था, कैसे, टेंजेंशियली मतलब परपेंडिकुलरली एक सिंगल पॉइंट पर टच कर रहा था। A surface touching these secondary wavelets tangentially in the forward direction, this is important। तो भाई साहब इसको बिल्कुल भूलना मत, ये था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, gives the direction of the new secondary wave front। से क्या देता है हमें, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेकेंडरी वेव फ्रंट की डायरेक्शन को दे रहा होता है। जब अगर हम लोग इस सेकेंडरी वेवलेट्स पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं तो ये 3 पॉइंट है जो कि हाइगेंस के, इसको जरूर याद कर लेना। अब आता है हमारे पास कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, एक ऐसा सोर्स होता है जिसमें सेम फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर आपके पेपर में कई बार लिखा आ सकता है सेम वेवलेंथ भी होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी हो या सेम वेवलेंथ हो, ऐसे सोर्स को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। और साथ ही साथ उसका जो जीरो या कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। तो फेज डिफरेंस को हम लोग कैसे दिखाते हैं, फाई से दिखाते हैं। उसका जो फेज डिफरेंस होना चाहिए तो जीरो होना चाहिए, ये तो कांस्टेंट होना चाहिए, और फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। फिर अगला टर्म्स हमारे सामने आता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट क्या होता है, जब हमारे पास दो वेव्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रही होती हैं और उन दोनों वेव्स का फ्रीक्वेंसी सेम होना चाहिए या फिर कांस्टेंट फेज डिफरेंस होता है, तो ये दोनों ही क्या करते हैं, इंटेंसिटी का या एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। व्हेन टू लाइट वेव्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शंस हैविंग द कांस्टेंट और जीरो फेज डिफरेंस, तब क्या होता है, ये लोग एनर्जी का या इंटेंसिटी का रीडिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। अगर आप चाहते हो पेपर में थोड़ा सा आप हाईलाइट करना एक पॉइंट को, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो सेम पॉइंट पर क्या होता है, इंटेंसिटी है तो मैक्सिमम होती है, तो सेम पॉइंट पर मिनिमम होती है। तो इस बात को यहाँ पर लिख लेना, एट दिस सेम पॉइंट क्या होता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी। अगर आपने ये पॉइंट लिख लिया तो आपको दूसरा पॉइंट बहुत अच्छे समझ में आने वाला है। देखो आता है सस्टेन इंटरफेरेंस क्या होती है, तो ये होता है द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ द मैक्सिमा एंड द मिनिमा इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन डू नॉट चेंज विद द टाइम। इसका मतलब अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमम ही रहेगा और मिनिमा है तो मिनिमा रहेगा। जैसे कि मैंने क्या कहा, यहाँ पर हमारे पास एक स्क्रीन थी, ये हमारे पास स्क्रीन था और ये हमारे पास सोर्स था। यहाँ सोर्स से भाई साहब हमारे पास इस तरीके से हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये तो मैक्सिमा रहेगा या तो मिनिमा रहेगा। अगर मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही रहेगा, मिनिमा है तो मिनिमा रहेगा, उस चेंज नहीं होगा। तो यही चीज लिखा गया है, द इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच द पोजीशन ऑफ मैक्सिमा एंड द मिनिमा इंटेंसिटी ऑन द ऑब्जर्वेशन स्क्रीन। तो ये बेसिकली क्या है, ये स्क्रीन क्या है, स्क्रीन, और ये है स्लिट, ये क्या है, स्लिट। अगर यहाँ पर जो हम लोग ऑब्जर्वेशन कर रहे हो तो ये तो मैक्सिमम इंटेंसिटी आएगी तो मिनिमम इंटेंसिटी आएगी, समय के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, ध्यान रख लेना। यहाँ पर क्या होने वाला है, ये तो मैक्सिमा है तो मैक्सिमा ही रहेगी, मिनिमा है तो मिनिमा रहेगी। यहाँ पर आप एक डायलॉग बोल सकते हैं, ऊपर वाले में क्या है, प्रभु की माया कहीं धूप कहीं छाया। दैट मीन्स अगर यहाँ पर ये तो मैक्सिमा होगा तो मिनिमा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये तो सिर्फ धूप ही धूप रहेगी तो सिर्फ छाया ही छाया रहेगा, लेकिन कोई एक ही चीज रहेगी, बदलने वाली नहीं है। तो ध्यान रख लेना इसको। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होती है। तो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बेसिकली होता है सिंपल सा, ये हमारे पास दे रखा है क्या, ये दे रखा है स्लिट दे रखी है, यहाँ पर छोटा सा दे रखा छेद। इस छेद को हम लोग बेसिकली क्या कह रहे थे, जो हमारे पास यहाँ छेद होता है उसको हम लोग बोल रहे थे अपर्चर। क्या बोलते हैं, अपर्चर। अगर हमारे पास क्या दे रखा है, इंसिडेंट वेव फ्रंट यहाँ पर आ रही होती है, तो होता क्या है, ये लाइट जब ये इसके अंदर जाएगी तो होगा क्या, अगर हमारे पास गैप ज्यादा होगा यहाँ पर, तो गैप जब ज्यादा होगा तो इसकी बेंडिंग बहुत कम होगी। तो जब बेंडिंग बहुत कम होगी तो क्या होगा, यहाँ पर आपको ना जो डिफ्रैक्शन प्रोसेस तो दिखाई नहीं देगी, बिकॉज डिफ्रैक्शन होता ही क्या है, बेंडिंग फिनोमेना ऑफ लाइट होती है। जब यहाँ पर गैप बहुत ज्यादा होगा तो वेव्स आसानी से एंटर कर जाएगी और यहाँ पर बेंडिंग बहुत कम होगी। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट में देखो क्या बना रखा डायग्राम में, कि जब आपके पास इन दोनों के बीच में ना ये जो अपर्चर बहुत कम होगा, तब क्या होगा, जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट आ रहा था वो आसानी से अंदर तो जाएगा ही नहीं, जब जाएगा नहीं उसको बेंड होना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पर जो बेंडिंग फिनोमेना होगा मोर ऑब्जर्वेबल होगा। बेंडिंग फिनोमेना मोर ऑब्जर्वेबल कब होता है, जब साइज ऑफ अपर्चर, मतलब ये वाली जो साइज ऑफ अपर्चर है और ये जो वेवलेंथ थी इंसिडेंट वेव फ्रंट की, अगर अप्रोक्सीमेटली सिमिलर होंगे तो यहाँ पर क्या होने वाला, मोर ऑब्जर्वेबल क्या होगा, मोर ऑब्जर्वेबल होगा। मोर ऑब्जर्वेबल क्या होने वाला भाई साहब, मोर ऑब्जर्वेबल होगा डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन जो हमारी प्रोसेस हो रही है, बेंडिंग फिनोमेना, वो बहुत बढ़िया से दिखाई देगा। तब दिखाई देगा जब साइज ऑफ अपर्चर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल होगा,
वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव फ्रंट, देखो मैंने यहाँ लिखा है इंसिडेंट वेव फ्रंट की वेवलेंथ कितनी दे रखी है, लेमडा। जब ये दोनों बराबर होंगे तो मोर ऑब्जर्वेबल क्या होने वाला है, डिफ्रैक्शंस मोर ऑब्जर्वेबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई ना आपको। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या लिखने वाले हो, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर्स, ये देखो कॉर्नर्स थी, और स्मॉल ऑब्स्टेकल्स और अपर्चर, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। और ये वाली पॉइंट अगर मन करे तो लिख देना, और लिख दोगे तो बढ़िया ही है, नहीं तो भाई साहब इसको आप छोड़ सकते हो, लेकिन यहां से यहां तक तो आपको लिखना ही लिखना है। अगला डेफिनेशन हमारे सामने आता है न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, तो जैसा कि आपको पता होना चाहिए, फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूटना, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो यहाँ पर फ्यूजन में कोई चीज टूटेगी, तो टूटेगा क्या, एक बहुत बड़ी और अनस्टेबल न्यूक्लियस जब हमारे पास क्या टूट जाती है स्मॉल स्टेबल न्यूक्लियाई में, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ देखो सिंपल से मैंने लिया, यूरेनियम ले रखा है, उसका एटॉमिक नंबर 92 है और मास नंबर कितना 235 है। अगर इसमें करेंगे कि हम लोग न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे, यहाँ पर न्यूट्रॉन भाई साहब बनेगा विलेन, मतलब यहाँ पर बनेगा ये हमारे पास विलेन बनने वाला है। तो सिंपल सा करने क्या वाले हैं, अगर इसमें लोग न्यूट्रॉन ऐड करेंगे तो यहाँ 235 था, तो यूरेनियम बन जाएगा कितना, यहाँ 92 तो 92 ही रहने वाला है, लेकिन ये हो जाएगा 236। अब ये जैसा हम लोग ये काम करेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, यूरेनियम बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत अनस्टेबल। अब जब ये अनस्टेबल होता है तो ये ब्रेक डाउन कर जाता है, क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन करता है। तो यहाँ मिल जाता है क्रिप्टन, मिलता है हमें, क्या मिलता है यहाँ पर, क्रिप्टन मिला करता है, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है यहाँ पर हमारे पास 36 हुआ करता है, 36, और इसका मास नंबर कितना होता है 92 हुआ करता है, प्लस क्या मिलता है हमारे पास, बेरियम मिलता है, बेरियम, जिसका मास नंबर कितना होता है, मास नंबर होता है 141, एटॉमिक नंबर होता है 56 और मास नंबर होता है 141 होता है। साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें न्यूट्रॉन, मैंने देखो एक डाला था, लेकिन न्यूट्रॉन क्या मिल गया, यहाँ पर हमें 3 न्यूट्रॉन मिलते हैं। कितने न्यूट्रॉन मिलते हैं, 3 न्यूट्रॉन मिला करते हैं। सर यहाँ पर आपने जीरो क्यों लगाया, जीरो इसलिए लगाया क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं होता है, वो न्यूट्रल होता है, दैट इज वाई यहाँ पर जीरो लिखा है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमने देखो ना एक न्यूट्रॉन डाला था, तो हमें कितने न्यूट्रॉन मिल गए, 3 न्यूट्रॉन मिल गए, मतलब ये न्यूट्रॉन नहीं सारे कांड मचा रखे हैं। दैट में सभी कैसे बताता हूँ, यहाँ पर साथ ही साथ क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर क्या होती है, ह्यूज एनर्जी क्या करती है, रिलीज हुआ करती है। ये जो एनर्जी रिलीज होता है इसी को तो हम लोग यूज कर रहे होंगे डिफरेंट प्रोसेसेस में। अब यहाँ पर जो ह्यूज एनर्जी निकली है इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे एटॉमिक बम वगैरह में तबाही मचाने के लिए। अब यहाँ पर सिंपल देखो, यूरेनियम जो 236 था ना, इसका जो मास था वो बहुत ज्यादा क्या हो गया था, ज्यादा हो गया। तो जब मास बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट में टूट गया। अब ये छोटे छोटे मास में टूट गया कि नहीं टूट गया, 92 और 141 में। तो हम लोगों ने यही लिखा है, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ अ हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियस इनटू द स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई। तो ये सारी स्मॉलर स्टेबल न्यूक्लियाई हैं, जबकि ये क्या था, हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई था। जब ये हैवी अनस्टेबल न्यूक्लियाई ब्रेक डाउन कर जाता है स्टेबल न्यूक्लियाई में, उस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ करती है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। और यहाँ पर ये जो यूरेनियम है, तो यू मस्ट नो कि यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूजुअली क्या होता है, न्यूक्लियर फिजन जैसी प्रोसेस हुआ करता है। तो ध्यान रख लेना यहाँ पर। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट बहुत खतरनाक होते हैं, इक्वेटिव के एलिमेंट को तो भाई साहब बहुत ज्यादा हार्म करते हैं। जब ये रिएक्शन होता है तो क्या होता है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस एक्वेटिक जो लाइफ होती है बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है। मतलब ये जो एक्वेटिक लाइफ होती है ना, इंडस्ट्रियल वेस्टेज वगैरह होते हैं, उस जो निकला करते हैं सारे न्यूक्लियर वेस्ट। अब न्यूक्लियर फ्यूजन जब ये हो रहा होता है हमारे पास, तो होता क्या, वहां पर बहुत सारे न्यूक्लियर वेस्ट निकला करते हैं। वो सारे न्यूक्लियर वेस्ट जो होते हैं भाई साहब, बड़े साहब लोग क्या करते हैं, उसको नदी नालों में गिरा देते हैं। उसकी रस होता क्या है, आपके एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह उसके थ्रू क्या होते हैं, अफेक्टेड होते हैं, मतलब वो मर जाते हैं। क्योंकि भाई साहब जो रेडियो एक्टिव ये हमारे पास रेस होती है ना, बहुत खतरनाक होती है, ये हमारे पास कैंसर वैंसर भी कॉज कर सकती है। दैट इज वाई न्यूक्लियर फिजन बड़ा खतरनाक होता है भाई, अच्छा नहीं होता, बिकॉज यहाँ पर हार्मफुल रेडिएशन वगैरह एमिट करता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, ये रिएक्शन तो रट्टा मार लेना बहुत अच्छे से। बस न्यूक्लियर फ्यूजन, तो न्यूक्लियर फ्यूजन जैसा फ्यूज का मतलब तो जोड़ना। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, द कॉम्बिनेशन ऑफ स्मॉलर अनस्टेबल न्यूक्लियाई इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई। तो यहाँ पर सिंपली क्या करेंगे हम लोग, कंबाइन करेंगे। फ्यूज का मतलब तो जोड़ना, जोड़ेंगे किसको हम लोग, अनस्टेबल न्यूक्लियाई को किसमें कन्वर्ट कर देंगे हम लोग, स्टेबल न्यूक्लियाई। किसमें, स्टेबल न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस क्या कहेंगे हम लोग, न्यूक्लियर फ्यूजन कह देंगे। अब आपको क्या करना है, सिंपली ये 1s2 था, ये 1s2 था, सिंपली क्या है, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है, इन दोनों को जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ये 1 हो गया 2, और यहाँ पर क्या हो गया 2 4 होना था, तो यहाँ तो 3 हुआ, और एक जो कम हो गया तो वो यहाँ पे निकल गया। और ये जो न्यूट्रॉन है ना, ये सारा गेम यही कर रहा है, ये न्यूट्रॉन ही करेगा, तबाही मचाएगा। कैसे, अभी देख लेना इसको। ये एनर्जी क्या है, यहाँ पर एनर्जी रिलीज हो रही है, और एनर्जी थोड़ी मोड़ी नहीं भाई सब, बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। देखो यहाँ लिखा है, इट प्रोड्यूसेस ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ छोटी मोटी एनर्जी नहीं रिलीज होती, बहुत ज्यादा होती है।
दूसरी आपको एक इंपॉर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि जो सन में एनर्जी का मेन वजह है वो क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन है। तो आपसे कहीं पूछ पाछ ले कि जो सन में एनर्जी का जो मेन सोर्स है उसकी वजह क्या है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस। और दूसरा चीज आपको पता होना चाहिए कि जैसा कि अभी आपने देखा कि न्यूक्लियर फ्यूजन में हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूजन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं लेते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट अंडरगोज न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। दैट इज बात देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछता है कि वाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज बेटर देन न्यूक्लियर फिजन। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो, जो मैंने अभी आपको बताया वही सारी चीजें यहाँ पर दे रखी है। जब ये रिएक्शंस हो रहा होता है, जब हमारे पास न्यूक्लियर फिजन रिएक्शंस हो रही होती है, तब क्या होता है यहाँ पर हम लोग मॉडरेटर यूज करा करते हैं, कंट्रोल रॉड यूज करा करते हैं। बिकॉज ये जो न्यूट्रॉन्स है ना इतना ज्यादा तबाही मचाकर रखता है। तो यहाँ पर होता क्या है, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट था, इसके अंदर हम लोगों ने क्या करा, एक न्यूट्रॉन डाला था। तो देखो हमें कितने न्यूट्रॉन मिले, यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन मिल गए। कितने न्यूट्रॉन मिले, 3 न्यूट्रॉन मिल गए। अब फिर से क्या करेगा, न्यूट्रॉन फिर से टूटेगा, फिर हमें पास क्या करेगा, 3 न्यूट्रॉन और पैदा कर देगा। इस तरीके से ये जो प्रोसेस होगी अनकंट्रोल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल हो जाएगी। मतलब इस प्रोसेस को हमें करना पड़ेगा कंट्रोल। अब कंट्रोल कैसे कर रहे होंगे इस प्रोसेस को, कंट्रोल करने के लिए भाई साहब यहाँ लगाएंगे कंट्रोल रॉड। देखो यहाँ पर क्या लिखा गया, कंट्रोल रॉड क्या लिखा गया है, कंट्रोल रॉड आर यूज टू कंट्रोल द रेट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शंस इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में जो न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कंट्रोल रॉड मिलाते हैं। बिकॉज ये रिएक्शन बहुत तगड़ी से हो रही होगी और इतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हैं कि जो चैम्बर वगैरह होता है फट फूट जाता है। इस वजह से करते हैं कि हम लोग यहाँ पर कंट्रोल रॉड यूज करा करते हैं। दूसरा आता है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या है भाई साहब, देखो जो हमारे पास न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन बहुत तगड़े तरीके से मूव कर रहे होते हैं। अब इतने फड़फड़ा के भाई साहब ये भागा करते इधर उधर, होता क्या, चैम्बर फटने वाले होते हैं। और चैम्बर जब फटेंगे तो भाई साहब एनर्जी सब बाहर निकल जाएगी। जब एनर्जी बाहर निकल जाएगी तो भाई साहब जो वहां पर व्यक्ति होंगे वो भी प्रभावित होंगे। बिकॉज यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या करते हैं, हार्मफुल रेडिएशन एमिट करा करते हैं। लेकिन हम ऐसा तो चाहते नहीं कि भाई साहब जो एनर्जी थी वो सब बर्बाद हो जाए। अब इसके लिए हम लोग करते हैं कि जो फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड को स्लो डाउन करते हैं। जो भी मेरे पास फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देते हैं, मतलब कम कर देते हैं स्पीड को। तो यहाँ पर इसी को बोलते हैं क्या, उसका काम क्या होता है, मॉडरेटर का। तो मॉडरेटर क्या करता है, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन को क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है। तो प्रोड्यूसर्स ड्यूरिंग द फिजन रिएक्शन। इसके एग्जांपल क्या है, ग्रेफाइट है एंड वाटर एंड कॉमनली यूज एज मॉडरेटर। तो यहाँ पर ग्रेफाइट हम लोग क्या करते हैं, एज अ मॉडरेटर यूज करा करते हैं। इसको एग्जांपल को अच्छे से याद करना, ग्रेफाइट एज अ मॉडरेटर। अगला हमारे सामने आता है पेयर प्रोडक्शन एंड पेयर इनहेलेशन। तो यहाँ पर भाई ये दोनों डेफिनेशन कई दफा पूछे गए, तो कृपया करके इसे बहुत अच्छे से पढ़ना। यहाँ पर सिंपली होता क्या है कि जो मेरे पास फोटोन होते हैं वो क्या कर जाते हैं, क्रिएट करते हैं पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन करते हैं। उस फिनोमेना को हम लोग क्या बोलते हैं, पेयर प्रोडक्शन करते हैं। और पेयर प्रोडक्शन को जो अपोजिट प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं पेयर इनहेलेशन। मतलब यहाँ से यहाँ जो हुआ था वो पेयर प्रोडक्शन हुआ था, इसी को उल्टा कर दोगे उससे बोलेंगे पेयर इनहेलेशन। तो यही लिखा था, फिनोमेना इन विच द इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिट्रॉन्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड कोलाइड टू क्रिएट फोटॉन्स, उसे हम लोग बोलते हैं पेयर इनहेलेशन। जबकि पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है, जो फोटोन होता है वो क्या करता था, पैदा करता है, क्रिएट करता है क्या, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, उसे बोलते हैं पेयर प्रोडक्शन। तो उस फिनोमेना का नाम क्या है, पेयर प्रोडक्शन। तो डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लेना, मैंने समझा दिया। फिलहाल टर्म्स हमारे सामने आता है मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या होता है इसको जरा ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर आपको पहले फॉर्मूले पे मेन फोकस करना, उसके बाद तो आप डेफिनेशन पे जाना। जैसा कि देखो यहाँ पे करना क्या है कि आपके पास पता होना चाहिए, हमारे पास एक एलिमेंट था, एक्स एलिमेंट था। मान लिया कि किसी एलिमेंट क्या था, सोडियम था। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, मास नंबर होता है 23 होता है। अगर किसी ने कहा मुझसे कि भाई साहब ना आप न्यूट्रॉन निकाल दो, न्यूट्रॉन क्या निकाल दो, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, इसमें और इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो दैट मीन्स क्या होगा, 23 माइनस कर देंगे 11, तो कितना आ जाएगा 12। अब ये भाई 23 11 था क्या, तो यू मस्ट नो कि अगर मैंने कोई एलिमेंट एक्स लिया है तो नीचे वाला क्या होता है, जेड होता है, और ऊपर वाला क्या होता है, ए होता है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए माइनस का जी करते, ए माइनस का जी, ए माइनस जेड करते हैं। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, ये इस जो एन होता है टोटल न्यूट्रॉन होता है। टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, टोटल न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, जो भी मेरे पास मास नंबर होता है उसमें से एटॉमिक नंबर को उड़ा देते हैं। तो ए क्या होता है, ए होता है मास नंबर, ए होता है मास नंबर, और जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो मास नंबर में से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर को उड़ा दें तो क्या निकलेगा, यहाँ पर न्यूट्रॉन्स निकलेगा। और यू मस्ट नो कि मास नंबर को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मास नंबर को ही न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो बताओ सोडियम में कितने न्यूक्लियॉन्स है, सोडियम में न्यूक्लियॉन्स कितने भाई साहब, सोडियम में न्यूक्लियॉन्स है कितना, 23। तो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियॉन्स होते हैं मास नंबर। तो यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स ए को दिखाते हैं और मास नंबर कितना 23 है। तो यू मस्ट नो कि मास नंबर को हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, ये होता है 23। न्यूक्लियॉन्स बेसिकली होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मास डिफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, तो ये देख लिया आपने, डेल्टा एम इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए माइनस के जी एम एन। इसको मैं और कैसे याद करता हूँ, परंपरा। तो ये पी हो गया, एम हो गया, पी हो गया, प्लस मैं करता हूँ नमन, तो न
उसका कैपिटल बना दो, यहाँ पर कैपिटल एन और यहाँ पे लिख दो एम और एन, माइनस कर दो कैपिटल एम। तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो ये इसी सेम फॉर्मूले को मैं कैसे याद करता हूँ, ऐसे याद करता हूँ। परंपरा को करना है नमन, तो पी एम पी प्लस नमन। अब ये क्या समझ में नहीं आया सर, ये पी का मतलब क्या है? पी मतलब है भाई साहब जेड, और जेड होता है क्या? एटॉमिक नंबर। तो यू मस्ट नो कि जेड क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। मैंने अभी आपको सिखाया था कि जो मेरे पास सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है, मास नंबर कितना? 23 होता है। तो जो नीचे वाला होता है उसी जेड बोलते हैं, जो ऊपर वाला होता है बोलते हैं इसी को मास नंबर कहते हैं। और मास नंबर किसके बराबर होता है? न्यूक्लियॉन्स के। मास नंबर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का सम होता है, मैंने भी आपको बताया। तो ठीक है, ध्यान रख लेना। तो यहाँ पर जो पी है वही जेड होता है, और जो एन होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं अभी मैंने आपको सिखाया ना। न्यूट्रॉन अगर आपको निकालना है तो ए माइनस का जी करना पड़ेगा, दैट मीन 23 माइनस का 11 करोगे तो यहाँ पर आएगा 12। इसका मतलब आप फॉर्मूला क्या बनाओगे यहाँ पर? देखो ए माइनस का जी कर दो, तो ए माइनस का जी कर दोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर न्यूट्रॉन्स आएगा। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो, ऐसे भी याद कर सकते हो। मेरे को ऐसा याद करना बड़ा आसान लगता है, मैं बोलता हूँ परंपरा को करना है नमन, माइनस का एम कर दो, तो क्या निकल के आएगा? मास डिफेक्ट। डिफिनेशन अच्छे से पढ़ लो। दूसरा कई बार पूछता है कि हाउ द मास डिफेक्ट इज रिलेटेड विद द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो यू मस्ट नो कि भैया मास डिफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के। अगर हमारे पास मास डिफेक्ट जितना ज्यादा होगा, न्यूक्लियस क्या होगा? स्टेबल ज्यादा होगा, बिकॉज मास ज्यादा होगा तो न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाएगा, मास अगर कम होगा तो न्यूक्लियस क्या हो जाएगा? स्टेबल होगा। अगला आता है बाइंडिंग एनर्जी। तो भाई साहब बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं? इसको बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग सेपरेशन एनर्जी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेपरेशन एनर्जी। तो जैसा कि बाइंड का मतलब होता है जोड़ना, जोड़ने वाली एनर्जी तोड़ने वाली एनर्जी बराबर होती है। जिस बात को मैंने किसी को बोला और उस बात से व्यक्ति भाई साहब मान गया, वही बात अगर बोल देंगे तो बात टूट जाएगी। इसका मतलब सेपरेशन एनर्जी बराबर किसके होती है भाई साहब? सेपरेशन एनर्जी बराबर होती है किसके? बाइंडिंग एनर्जी की। तो ये बात पता होना चाहिए। तो ईबी बराबर क्या होता है? डेल्टा एम सी स्क्वायर हुआ करता है, और यहाँ पर डेल्टा एम की वैल्यू आपने याद ही कर ली, यहाँ पे ला के आप पुट कर दोगे तो सिंपली मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। अब यहाँ पर ना न्यूक्लियर डेंसिटी तो डेफिनेशन ऐसा सच नहीं पूछेगा, आपसे इसका डेरिवेशन पूछेगा। जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, ये न्यूक्लियर डेंसिटी इज इक्वल टू 3m अपॉन का 4 पाई r नॉट का क्यूब, ये हमको डिराइव करने के लिए पूछते हैं। भाई डिराइव कर दो। डेरिवेशन कैसे पूछता है चलो मैं आपको इसको बताता हूँ। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि शो करिए भाई साहब जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रॉम द साइज एंड द मास नंबर। मतलब कि जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो साइज पर और मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। तो साइज को हम लोग दिखाएंगे r से और मास नंबर को दिखाएंगे a से, तो इस पे डिपेंड नहीं करा करती है। अब ये कैसे प्रूव करना है इसको जल्दी से सीख लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि जो a होता है वो a क्या था? मास नंबर था। a क्या था हमारे पास? मास नंबर था। उसके मैंने मान लिया कि जो r था, r क्या था? रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन्स था। r क्या था? रेडियस ऑफ न्यूक्लियॉन्स था। न्यूक्लियॉन्स मैंने अभी आपको बताया था ना, न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और मैंने मान लिया कि जो इसका स्मॉल m क्या है? ये एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन है। एवरेज मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स क्या होता है? वो स्मॉल m होता है, स्मॉल m हुआ करता है। अब इसके बाद आपको करना क्या? ये आपने लेट कर लिया, क्या कर लिया आपने? इसको लेट कर लिया। उसके बाद आपको पहला पॉइंट याद करना है, स्टेप 1, इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। स्टेप 1 क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस जो होगी, मास ऑफ न्यूक्लियस किसके बराबर होने वाला है? माँ के बराबर, दैट मीन्स एम और कैपिटल ए। इस तरीके से आपको याद करना है, प्रैक्टिस करो बार बार, याद हो जाएगा। सेकंड आपको पता है वॉल्यूम बराबर क्या होता है? जैसा कि आपको पता है जो एटम होता है वो कैसा होता है? स्फेरिकल हम लोग मान के चल रहे होते हैं। स्फेरिकल, स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है। तो यहाँ सिंपली क्या लिखने वाले? वॉल्यूम ऑफ क्या करने वाले? न्यूक्लियस। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब हो जाने वाला है। क्या ना क्यूब? तो यहाँ हम लोग कैपिटल R मान लेते हैं, बिकॉज हम लोग ने स्टार्टिंग में ही मान रखा है साइज ऑफ क्या मान रखा है? साइज को R से मान रखा है। हम जानते हैं कि R बराबर क्या होता है? R नॉट और a की पावर 1/3। सर ये a क्या है? a भाई साहब होता है मास नंबर। अभी मास नंबर क्या होता है? मैंने अभी बताया था, मास नंबर ही होता है न्यूक्लियॉन्स। मास नंबर क्या होता है? न्यूक्लियॉन्स होता है। तो ये बात पता होना चाहिए। तो r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3 है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई रिलेशन। तो आपको पता होना जो रेडियस होता है वो मास नंबर के साथ किस तरीके रिलेटेड होता है? 1/3 पावर पर। तो ये भाई साहब कई बार आपके एमसीक्यू वगैरह पूछ पाछ लेंगे, तो इसको ध्यान रखना। r इक्वल टू r नॉट a की पावर 1/3। r नॉट एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है पता है आपको? 1.2 10 की पावर माइनस कितना होता है? 11 होता है मीटर। ये होता है आर नॉट की वैल्यू। ठीक है, ध्यान रखना। 11 होता है 15 होता है, देख लेना। 10 की पावर माइनस का 15 होता है। कितना होता है? आर नॉट इक्वल टू होता है 1.2 10 की पावर माइनस का 15 मीटर होता है। ठीक,
अब इसके बाद स्टेप 2 तो हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग करेंगे, जो यहाँ पर आर है इसकी वैल्यूज यहाँ पर ला के रख देंगे, मतलब ये जो आर की वैल्यू यहाँ पर ला के रख देंगे। जब रखोगे तब क्या होने वाला पता है, यहाँ पर ये जो होगी पावर, इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो वॉल्यूम बराबर आ जाएगा आपके पास 4/3 पाई आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आर नॉट की पावर 3 और यहाँ पर आ जाएगा ए। तो ये सिंपल सा हमारे पास वॉल्यूम आ गया। क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। अब जैसा कि आपको पता है कि भाई साहब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आपको निकालना है, डेल्टा एन यू, डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, मास अपॉन का वॉल्यूम। तो यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस लिखने वाले हैं, मास ऑफ न्यूक्लियस अपॉन का क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस करने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस करने वाले हैं। अब आप सीधे फॉर्मूला में बस पुट कर दो। तो मास ऑफ न्यूक्लियस हम लोगों ने स्टार्टिंग में निकाल लिया था, मास लिखना है तो m इंटू का ये करना है। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना था, 4/3 पाई आर नॉट की पावर 3 और ए था। ठीक है, अब करना क्या, यहाँ पर भाई साहब ए से ए उड़ा देना है और ये 3 ऊपर चला जाएगा, यहाँ सबसे ऊपर जाएगा। तो सिंपली क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो आएगा फॉर्मूला 3m अपॉन का कितना 4 पाई आर नॉट 3 और यहाँ पर हो जाएगा ए। ये आ गया डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो इस तरीके से हमारा पूरी तरीके से समझ में आ गया कि जो 3m ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट। जब पूरी चीज कांस्टेंट हो गई तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाए, कांस्टेंट। इससे ये समझ में आया कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो किससे, साइज पर और मास नंबर पर डिपेंड नहीं करती है। तो ध्यान रखना ना, एमसीक्यू या गिव रीजन वगैरह हम पूछ लेंगे कि डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस किस पे डिपेंड नहीं करती है, साइज एंड मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। अगला हमारे सामने आता है प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स में बेसिकली देखो होता क्या है, हमारे पास जैसा कि आपको पता है ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर होता है नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर न्यूक्लियस हमेशा एक फोर्स लगाता है। न्यूक्लियस क्या लगाता है, हमेशा एक फोर्स लगाता है। वो फोर्स हमेशा कैसे एक्ट करता है, हमेशा अंदर की तरफ, मतलब हमेशा अट्रैक्टिव होता है। कैसा होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पर मैंने क्या लिख रखा है, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स। दूसरा आपको पता होना चाहिए इसके प्रॉपर्टीज के बारे में, दैट मीन्स के फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। ये बहुत भाई स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। जैसा कि देखो यहाँ लिख रखा है Fg का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, Fe का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और Fn का मतलब होता है न्यूक्लियर फोर्स। तो जैसा कि दिख रहा है न्यूक्लियर फोर्स भाई 10 की पावर 38 है और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितनी 10 की पावर 36 है और ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी 1 है। मतलब रेशियो देख लो कितनी तगड़ी आ रही है। मतलब साफ साफ पता चल रहा है जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बहुत स्ट्रांग होती है। दूसरा चीज होता है कि जो न्यूक्लियर फोर्स होती है बहुत दूर तक काम नहीं करती, शॉर्ट रेंज फोर्स होता है। मतलब सिर्फ 2 से 3 फर्मीमीटर तक काम करती है, उसके बाद ये न्यूक्लियर फोर्स काम करना बंद कर देती है। तो ये पता होना चाहिए शॉर्ट रेंज फोर्स है। फोर्स तो बहुत तगड़ा है लेकिन बहुत कम दूरी में ही काम करता है, बहुत दूरी में काम नहीं करता है। दूसरा चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चाहे जीरो चार्ज हो, सब पर फोर्स लगाता है। क्या मैंने बताया कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो या फिर जीरो चार्ज हो, सब पर फोर्स लगाता है। मतलब जो ये हमारे पास जो न्यूक्लियर फोर्स है, प्रोटॉन पे भी फोर्स लगाया करता है, न्यूट्रॉन भी फोर्स लगाया करता है और प्रोटॉन न्यूट्रॉन पे भी फोर्स लगाया करता है। दैट मीन्स ये चार्ज पर डिपेंड नहीं करता। इसी बात को हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है कि न्यूक्लियर फोर्स एक चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक वाली फोर्स है। ठीक है, ये स्पिन पे डिपेंडेंट कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। अगर हमारे पास पैरेलल स्पिन होती है, एंटी पैरेलल स्पिन होती है। अगर पैरेलल स्पिन होगी तब क्या होगा, एंटी पैरेलल स्पिन तब क्या होगा, ये भाई साहब कमेंट बता देना मेरे को। अगर पैरेलल स्पिन होगा तब क्या होने वाला है, एंटी पैरेलल स्पिन होगा तब क्या होने वाला है। दूसरा वेरिएशन विद डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस के साथ किस प्रकार से वेरी करता है, ये ग्राफिकली हम लोग दिखाएंगे। तो ग्राफिकली वीडियोस वाला भाई साहब आपको शाम को आ जाएगा, तो ग्राफ वहां पर बता देंगे आपको। फिलहाल आपको ये बात पता होना चाहिए कि जो हमारे पास न्यूक्लियर फोर्स होता है उसके फीचर्स, ये सारे फीचर्स हैं, अच्छे से उसको तैयार कर लेना, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन डैम श्योर आता ही आता है। नेक्स्ट आता है आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार क्या होते हैं। देखो यहाँ पर जैसा कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि नीचे वाला चीज क्या होता है, नीचे वाला चीज होता है एटॉमिक नंबर, तो इनका एटॉमिक नंबर क्या सेम है, और ऊपर वाला चीज होता है मास नंबर, तो मास नंबर डिफरेंट है। जैसा कि जब भी कभी भी ऐसा हो जाए एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, मास नंबर डिफरेंट हो जाए, उसे बोलते हैं आइसोटोप्स। तो यहाँ डेफिनेशन कैसे लिखना है मैंने एक जगह लिख दिया, बाकी सब में आपको सेम चीज लिखनी है। दोज एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर्स आर नोन एज आइसोटोप्स। अब कैसे काम करना है तो आपको समझा ही दिया। आइसो बार क्या होता है तो मैं इसको याद कैसे करता हूं, आइसो मतलब होता है सेम और बार का मतलब होता है भार। तो आइसो बार मतलब आइसो भार, सेम भार होगा, भार को बोलते हैं अंग्रेजी में वेट या मास बोल दो। तो यहाँ पे होता है सेम मास नंबर होता है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है। मास नंबर ऊपर लिखा होता है, एटॉमिक नंबर नीचे। तो यहाँ पर मास नंबर देखो सेम हो गया, 40 सेम हो गई, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो गया। तो मास नंबर सेम होगा, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो बार कहते हैं। आइसोटोन के देखो नाम में आता है एन, आइसोटोन में क्या आता है एन मतलब यहाँ पर आइसो मतलब होता है सेम, आइसो मतलब सेम, और एन का मतलब होगा न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन क्या होंगे यहाँ पर सेम होंगे, तो आइसोटोन्स में न्यूट्रॉन होते हैं सेम।
कैसे पता चलेगा न्यूट्रॉन कैसे सर निकालते हैं? तो सिंपली इसमें उड़ा दो, जैसा कि मैंने आपको सिखाया था ना। मेरे पास सोडियम था, इसका एटॉमिक नंबर कितना था? यहाँ पर 11 था, यहाँ पर कितना 23 था। तो मैंने न्यूट्रॉन कैसे निकालना सिखाया था। न्यूट्रॉन निकालते हैं A माइनस का C करके। तो भाई इसमें जब आप उड़ाओगे तो न्यूट्रॉन कितना आएगा? 23 माइनस के 11 करोगे तो 12 आ जाएगा। जब इसमें उड़ाओगे तो न्यूट्रॉन सेम आएगा। भाई 16 में से 8 उड़ा दो, 16 में से 8 जाएगा 8, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है, इसमें भी 8 न्यूट्रॉन है। इस बात को रिप्रेजेंट करा कि दोनों क्या है? आपस में आइसोटोन्स है। समझ में आ गई बात आपको? अगला आपसे पूछते हैं कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि हमें किसी को अप्रोच करना, बहुत क्लोज पहुंचना है, तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तो R0 से दिखाया करते हैं। जैसा कि देखो हुआ क्या है, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या दे रखा था? अल्फा पार्टिकल इस तरीके से आ रहा था और इस तरीके से भाई साहब यहाँ पर न्यूक्लियस से करीब आ रहा था। तो हुआ क्या, यहाँ पर इसकी जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी कितनी थी? मेरे पास Ke थी। और जब जिस पॉइंट पर आया, देखो ये न्यूक्लियस थी ना, न्यूक्लियस के बहुत करीब आया, बहुत दंदनाते हुए आ तो रहा था, लेकिन जैसे इसके पास पहुंचता है तो यू मस्ट नो कि अल्फा पार्टिकल तो पॉजिटिव है और न्यूक्लियस से भी चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव रिपल्सन होगा। लेकिन रिपल्सन तो हो रहा है, ये बात तो सही है, लेकिन कितना करीब आया था? रिपल्सन होने के बाद भी कितना करीब तक पहुंचा था कि जिस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो गई थी, उस पॉइंट को कहते हैं हम लोग क्या? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। मतलब ये जो डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, जहां तक भाई दंदनाते हुए आया और सपोज कर यहीं तक रुक गया और यहां तक पहुंच ही नहीं, बस जहां तक पहुंचा और जहां तक जो बीच में गैप रहेगी उसे बोलते हैं R0, उसे बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद होता तो उसको आप ऐसे याद कर सकते हो। सपोज करो कि भाई साहब आपकी कोई G थी और एक भाई साहब B थे, सारे दोस्तों ने उसको फोर्स करा, सारे दोस्तों ने फोर्स करा कि भाई साहब आप उस बंदी के पास जाओ, सारे दोस्तों ने कहा कि भाई जाओ 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 जाओ। तो हुआ क्या? अल्टीमेटली भाई सारे दोस्तों ने धक्का दिया तो जितना करीब वो जा सका, लेकिन भाई वो साहब शर्मीले थे, इसकी वजह से हुआ क्या? जितना करीब गए उसके बाद फिर कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा, दंदना के कट ले लिए। मतलब जितना करीब गए थे, पास तो गए नहीं क्योंकि भाई डरते थे, इसका जितना करीब गए और जितनी डिस्टेंस रहेगी उससे क्या बोलते हैं हम लोग? डिस्टेंस ऑफ क्लोज अप्रोच। कितना कम से कम डिस्टेंस रह गया था। अब ये डेफिनेशन भाई अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, जो मैंने बता रखा है। नेक्स्ट आता है इंपैक्ट पैरामीटर क्या होता है। देखो यहाँ पर दे रखा है मेरे पास अल्फा पार्टिकल मूव कर रहा था, ये था मेरे पास क्या था? न्यूक्लियस था और उसके हमने बीच में एक सेंटर लाइन ड्रॉ कर दी और न्यूक्लियस का सेंटर था और यहाँ पर मेरे पास क्या अल्फा पार्टिकल v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। तो ये जो डिस्टेंस थी कौन सी? ये डिस्टेंस होगी, उसको बोलेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो यहाँ से उसे हम बोलते हैं कि इंपैक्ट पैरामीटर। तो क्या होता है? इट इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल विद द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। तो ये था हमारे पास सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस, उसे बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर। तो जो बी है क्या? इंपैक्ट पैरामीटर होता है। बात अब इसके फॉर्मुलेस को बहुत अच्छे से याद करना। बी बराबर होता है के जेडी स्क्वायर कॉट थीटा बाई 2 और काइनेटिक एनर्जी होता है। जो के इसका मतलब जो इंपैक्ट पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करा करता है और एंगल पे भी डिपेंड करता है। तो भाई साहब पूछ पाछ लेंगे ना कि इंपैक्ट पैरामीटर किस पे डिपेंड करता है, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। इसका मतलब एटॉमिक नंबर के और एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। तो ये बात पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ करता है। इसका मतलब अगर काइनेटिक एनर्जी जितना ज्यादा होगा, इंपैक्ट पैरामीटर क्या होने वाला है? कम होगा। तो ये बात ध्यान रखना। जेड क्या यहाँ पर एटॉमिक नंबर है। आप इतनी बातें ध्यान रख लेना और डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ लेना, बिकॉज ये सारे डेफिनेशन पेपर में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे सामने आता फैराडेज लॉ। तो फैराडेज लॉ का पहला नियम क्या था भाई साहब? उन्होंने कहा था अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं, मतलब यहाँ पर अगर हमने कर लिया यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर दिया तो होता क्या? यहाँ पर हमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस हो जाया करता है। मतलब यहाँ पर पहले वाले में ये बताया था कि ईएमएफ इंड्यूस होती है। सेकेंड लॉ में बताया था कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, मतलब जो भी ईएमएफ होगा ना कितना क्वांटिटी को बताता है। तो पहले नियम में क्या बताता है भाई साहब कि मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज करने से ईएमएफ इंड्यूस हुआ करती है। और दूसरा नियम बताता है कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, उसका न्यूमेरिकल दैट मींस क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को बताया करता है सेकंड लॉ। नेक्स्ट आता है लेंज लॉ। तो लेंज लॉ भाई साहब बड़ा ही बेकार डेफिनेशन है इसकी। इसको पढ़ोगे तो आपको रटना तो अल्टीमेट पड़ेगा। सिंपल सा कहता है कि जिससे जिस चीज से पैदा हुआ उसी चीज का विरोध करता है। सिंपल से हिंदी में तो ऐसे याद कर सकते हो कि लेंज लॉ क्या होता है? जिस चीज से भाई साहब तुम पैदा हुए हो उसी चीज का क्या करते हो? विरोध करते हो, उसको बोलते हैं लेंज लॉ। एक के चेंज करने की वजह से दूसरे में अगर कुछ चेंजेस आ जाता है उसे बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन किस पे डिपेंड करता था भाई साहब? नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करा करता है और एरिया ऑफ सेकेंडरी कॉइल पे डिपेंड करा करता है। अगला आता है कि आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या होती है। भाई साहब ये डेफिनेशन तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। पहले तो इसका नाम याद कर लेना। पेपर में कई बार ना आरएमएस वैल्यू को बोलते हैं इफेक्टिव वैल्यू को बोला करते हो, कई बार वर्चुअल वैल्यू बोला करते हैं, मतलब वर्चुअल करंट और इफेक्टिव करंट। तो डेफिनेशन क्या क्या है आपको मेन पॉइंट पे याद करना है कि इट इज डिफाइंड एज दैट, इट इज डिफाइंड एज दैट वैल्यू ऑफ डायरेक्ट करंट। पहला आपको की पॉइंट याद करना है आपको डायरेक्ट करंट।
दूसरा आपको की पॉइंट याद करना है कि सेम हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा हो, और दूसरा कि आपको फॉर द सेम टाइम पर हमारे पास सेम हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा होगा तो क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी बोल रहे होंगे, मतलब आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बोल रहे होंगे। फॉर्मूला क्या होता है आरएमएस का, आई आर एम एस इक्वल टू होता है आई नॉट अपॉन का √2। ठीक है, अगर इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो भाई साहब ये होने वाला है 70% हो जाएगा भाई साहब किसका, मैक्सिमम का। तो भाई साहब ये 70% होता है किसका, मैक्सिमम करंट, दैट मीन्स पीक करंट। तो इसकी बातें हम लोगों ने करी थी किसमें, भाई साहब अल्टरनेटिंग करंट वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट आता है वाटलेस करंट क्या होते थे, एक ऐसी करंट जिसका क्या होता है हमारे पास एवरेज पावर कंजम्पशन कितना होता है, 0 होता है, उसे बोलते हैं वाटलेस करंट। तो भाई साहब आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, पी एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ पर, cos फाई होता है, cos फाई इंटू वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर होता है कि जो फाई होता है अगर हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 2 हो जाएगा, तो पूरी ओवरऑल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। तो इस करंट को क्या बोलते हैं, वाटलेस करंट, मतलब उसमें वाट ही नहीं है, करंट तो है लेकिन वाट नहीं, वाट मतलब पावर नहीं है। तो इसका मतलब एवरेज पावर कितना होगा, 0 होगा, उससे बोलते हैं वाटलेस करंट। ये रेशियो होता है ट्रू पावर डिसिपेशन का और एवरेज पावर डिसिपेशन का होता है। अगर आप इसको डेफिनेशन याद नहीं कर सकते तो सिंपली आप ये भी लिख सकते हो, इट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इम्पीडेंस। नेक्स्ट आता है भाई ट्रांसफार्मर क्या होता है। भाई ट्रांसफार्मर क्या एक डिवाइस है जो कि एसी को भाई साहब एसी में कन्वर्ट करता है, एसी को एसी में ही कन्वर्ट करा करता है। तो ध्यान रहे कि ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, वो एसी को एसी में कन्वर्ट करता है, लेकिन यहां पर लो एसी होगा तो हाई एसी में कन्वर्ट कर देगा, और हाई एसी होगा तो लो एसी में कर देगा। ठीक है, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है जो कि लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करता है और हाई एसी को लो एसी में करता है। तो लो एसी को हाई एसी में कन्वर्ट करने वाले ट्रांसफार्मर कहते हैं कौन सा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और हाई एसी को लो एसी में कन्वर्ट करने वाले ट्रांसफार्मर कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करता है, लो एसी को हाई एसी में करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर करता है क्या, हाई एसी को लो एसी में। तो सिंपली लिखा, इट इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड वाइसे वर्सा। वाइसे वर्सा का मतलब क्या होता है कि जो हाई से लो करा है तो लो से हाई भी कर देगा। दैट इज मैंने यहां से लिख दिया, दूसरा वाला आपको उसी का उल्टा लिखने के लिए ना लिखना पड़े, इसलिए हम लोगों ने वाइसे वर्सा लगा दिया। अब भाई साहब ये तो बहुत पूछा गया आपसे, 5 स्टार दिया मैंने इसको। पूछता है ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो ट्रांसफार्मर काम करता है म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे। दूसरा पेपर में आपके बहुत बार पूछा गया है कि जो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है जो कि आयरन का बना होता है, किसका, आयरन कोर होता है, वो क्या करते हैं हम लोग, लेमिनेट क्यों करा करते हैं। तो क्यों करते हैं लेमिनेट, ताकि जो एडी करंट का लॉस होता है उससे हम लोग बच सके, टू रिड्यूस एनर्जी लॉसेस। एनर्जी लॉसेस किसकी वजह से, एडी करंट की वजह से। अगला आता है भाई सर रे ऑप्टिक्स में, यहाँ आता टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जब हमारे पास लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, और जब हमारे पास जो लाइट होती है रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है डेंसर मीडियम में ही, तो उस फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ देखने को मिलती है, डायमंड में देखने को मिलता है और ऑप्टिकल फाइबर में देखने को मिलता है। तो ये बातें पेपर में पूछा जाएगा, आपसे पूछा गया है कि नेम द फिजिकल प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑप्टिकल फाइबर वर्क, मतलब किस प्रिंसिपल पर भाई ऑप्टिकल फाइबर वर्क करा करता है, उस प्रिंसिपल का नाम क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट आता है क्रिटिकल एंगल। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन अ डेंसर मीडियम फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयर मीडियम बिकम्स 90 डिग्री, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। भाई इसका 1-2 बार पढ़ लेना, आपको अल्टीमेटली याद तो करना आपको ही है, तो अच्छे से पढ़ो, इसको याद करो, बार बार पढ़ो, क्योंकि मैंने इजियर लैंग्वेज में आपके लिए लिख दिया है, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो होता है बहुत बढ़िया होता है एज कम्पेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो रिफ्लेक्टिंग वाला होता है वो हमें ब्राइट इमेज दिया करता है, उसकी रिजॉल्विंग पावर बहुत तगड़ी हुआ करती। दूसरा, किसी प्रकार कलर का डिफेक्ट नहीं पाया जाता है, क्रोम का मतलब कलर, अब्रेशन का मतलब होता है डिफेक्ट, तो यहाँ पर किसी भी प्रकार का कलर का डिफेक्ट नहीं होता है। दूसरा कि यहाँ पर इस रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पैराबोलॉइडल मिरर होता है, अगर हमारे पास कहीं भी स्फेरिकल अब्रेशन होता है भी उसको रिड्यूस कर देता है। दैट इज द रीजन रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज फार बेटर एज कंपेयर टू रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। अगला हमारे सामने आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो भाई साहब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, जब भी कोई हमारे पास लाइट सर आती है, सरफेस से फॉल करती है, वो भी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी की लाइट गिरती है, तो होता है क्या, जो मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इजेक्ट हो जाते हैं, मतलब निकल जाते हैं। इस फिनोमेना को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, व्हेन अ लाइट फॉल्स ऑन अ मेटालिक सरफेस एंड लीड्स टू द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस। मतलब कि जब भी किसी सरफेस पर हमारे पास लाइट फॉल करती है तो क्या होता है, उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, उस निकलने की फिनोमेना को ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ लाइट क्या कहते हैं हम लोग, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसे हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये लाइट आ रही थी बेसिकली इसे ही हम कह रहे हैं फोटॉन्स। क्या कह रहे हैं, फोटॉन। फोटॉन क्या होता है, पैकेट्स ऑफ एनर्जी हुआ करता है।
तो भाई साहब ये जो फोटोन आ रहा था जिसकी एनर्जी कितनी इक्वल टू न्यू था, तो इस सरफेस पे बढ़ती है और इलेक्ट्रॉन क्या कर देती है, निकाल देती है। यहाँ समझने वाली बात क्या है, सपोज कि मैंने करा क्या, ये भाई साहब एक तवा था मेरे पास, क्या था, एक तवा था, ठीक है। तवे में मैंने क्या कर दिया, इसको 100 जूल एनर्जी दी, 100 जूल एनर्जी दी। तो आपको पता है कि तवे मैंने रोटी रख दी है, तो पता है कि भाई साहब स्टार्टिंग में पहले तवा गर्म होता है। मैंने मान लिया कि तवे ने 20% क्या कर लिया, एनर्जी हमारी ऑब्जॉर्व कर ली, क्या कर ली, ऑब्जॉर्व कर ली। और बाकी जो एनर्जी किसको दे दी भाई साहब, इस रोटी को दे दिया। किसको दे दिया, रोटी को। 20% एब्जॉर्व हो गई और 80% क्या कर दिया भाई साहब, रोटी को मिल गया, तभी तो रोटी फूलेगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 100 किसके बराबर होगा, 100 बराबर होगा किसके, 80 + 20 के। तो यहाँ समझाना क्या चाह रहा हूँ भाई साहब कि जो ई बराबर थी, जो कि टोटल एनर्जी थी, तो जो टी था वो टोटल एनर्जी था, वो बराबर किसके हो जाएगा, 80 + 100 के। 20 क्या था, 20 भाई साहब ये था, दिस वाज योर 20 वाला है। इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। ये वाली बात समझ में आ रही, नहीं आ रही तो भाई देखो, जो मैंने अभी आपको ये बात समझाई है, सिंपल यही बात को मैंने यहाँ पर लिखा है। जो टोटल एनर्जी होगी वो बराबर होगी 5 + k max के। 5 क्या है, वर्क फंक्शन होता है, और ये हमारे पास k max क्या था, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी किसकी, इलेक्ट्रॉन की। तो ये भाई साहब हमारे पास टोटल एनर्जी जो थी 100 थी, ये 20 यहाँ पर ऑब्जॉर्व कर ली गई। 80 क्या था हमारे पास, जो कि भाई इलेक्ट्रॉन लेकर चला गया, उससे बोलते हैं हम लोग k max। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आप समझ लेना, सारी कहानी यही है। जब आप क्वेश्चन करने जाओगे तो ये भाई साहब हम लोग ये वाला दिमाग यूज कर रहे होंगे, ठीक है। अब अगर आपसे किसी ने पूछा कि वर्क फंक्शन क्या होता है, तो वर्क फंक्शन सिंपली क्या होता है कि मिनिमम एनर्जी होती है जो कि हमें रिक्वायर्ड होती है किसी भी मेटालिक सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम बोलते हैं वर्क फंक्शन, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या, नाम में भाई थ्रेशोल्ड, जब थ्रेशोल्ड आ जाए ना समझ जाना मिनिमम की बात करेंगे। फ्रीक्वेंसी तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी होती है जिसकी वजह से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स मेटालिक सरफेस से निकल जाते हैं। जो आपने यहां लिखा सेम काम यहां भी लिख सकते हो, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटालिक सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको दिखाते हैं न्यू नॉट से। इट इज ए मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, मतलब ये मटेरियल पे डिपेंड करा करता है। ये जानो चाहे ना जानो भाई साहब, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस अच्छे से याद कर लेना। फेलियर ऑफ वेव थ्योरी पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। अगला हमसे पूछा जाता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, डिफाइन 1 एम्पियर। तो भाई साहब अच्छे देख लेना, डिफाइन 1 एम्पियर। तो क्या होता है, जब हमारे पास 2 वायर होती हैं, क्या होती हैं, 2 वायर हैं, एक ये वायर है, दूसरा ये वायर है। तो दोनों वायर में करंट कैसे फ्लो कर रही है, मान लिया कि मैंने सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, क्या कर रही है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है। तब होता क्या है यहाँ पर, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है, पता कितना करंट फ्लो कर रहा है, वो मुझे नहीं पता है, पता तो होना चाहिए भाई। 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना जो करंट होता है 1 एम्पियर फ्लो कर रहा होगा, 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। इसमें भी 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होगा। जैसा कि आपको पता है कि जब भी हमारे पास पैरेलल वायर्स हो और सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, तो क्या करते हैं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट मतलब एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स। बट वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स दोनों के बीच में कितना लगेगा, 2 × 10⁻⁷। तो भाई साहब डेफिनेशन में कुछ नहीं कहा गया, कहा गया है कि इफ 2 पैरेलल वायर्स ऑफ 1 मीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 1 मीटर। अगर 2 पैरेलल वायर हो, उनकी लेंथ भी कितनी हो, 1 मीटर हो, और उनके बीच की डिस्टेंस भी कितनी हो, 1 मीटर हो, तो भाई साहब दोनों जो वायर होंगे आपस में फोर्स लगाएंगे। मतलब ये वाला फोर्स इस पे लगेगा, ये भाई इस पे फोर्स लगेंगे, बट वो फोर्स कितना होगा, वो होगा 2 × 10⁻⁻17 न्यूटन। देन द फ्लोइंग करंट इज नोन एज 1 एम्पियर। तो जो उसमें बहने वाली करंट होगी उसे क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर कहेंगे। तो सिंपल सा आपको ये चीजें लिखकर दिखा देनी है। ये भाई साहब मेरे पास फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में सारी चीज आप पुट करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो जो फोर्स निकल कर आएगा कितना आएगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन निकल कर आएगा। अगला प्रश्न आपके पेपर में कई दफा पूछा गया है कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर किस प्रिंसिपल पर काम करती है। तो भाई साहब जब भी हम लोग क्या करा करते हैं, किसी भी प्रकार के मैग्नेटिक फील्ड में क्या करते हैं, करंट कैरिंग कॉइल को रखते हैं, तो होता क्या, वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है उस। आई होप सो कि इस लेक्चर में बताई गई तमाम बातें आपको थोड़ा समझ में आया ही होगा। बाकी अल्टीमेटली आपको ये सारे जानना, प्रिंट आउट निकलवाना और इसको रट्टा मारना, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन डैम से और आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप इंप्रूविंग।